अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसे पे अब बात करते हैं। ठीक है, ऐसे में एज आई मेंशन्ड कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज योर इंग्लिश। आपकी इंग्लिश के एक्सप्रेशंस, आपकी इंग्लिश की राइटिंग, आपकी इंग्लिश की ग्रिप, आपकी इंग्लिश के फ्लो, everything is very important. You have to have a very considerable grip on English when it comes to the English essay. आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज एन एसे। जो एक सीएसएस का एसे होता है इंग्लिश का, ठीक है, एसे क्या होता है। उसके साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एसे, कि एसे का पर्पस क्या है, एसे को सीएसएस के अंदर क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया है, एंड व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीएसएस एग्जाम। मेन फोकस मेरा इस चीज पे होगा कि आपको ये बताया जाए कि डिमांड ऑफ द एफपीएससी एग्जामिनर फ्रॉम द एसे क्या होती है, कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो क्या क्या कंडीशंस होती हैं जो कि एक एफपीएससी का एग्जामिनर डिमांड करता है एक स्टूडेंट से कि वो होनी चाहिए, और वो क्या चीजें होती हैं जिनको स्टूडेंट्स पूरा नहीं कर पाते, जिनकी वजह से वो फेलियर का शिकार होते हैं। ठीक हो गया। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ आई मैनेज टू पास माय सीएसएस एंड पीएमएस एसेज विद गुड मार्क्स, कि मैं आई विल शेयर माय ओन टिप्स कि थ्रू आउट माय दिस जर्नी मेरे सीएसएस और पीएमएस के जो एसेज हैं वो पास होते रहे हैं बड़े अच्छे मार्क्स के साथ। सो एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल गिव यू माय ओन वैल्यूएबल टिप्स कि किस तरह से मेरे ऐसे पास होते रहे। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा रिजल्ट एनालिसिस डिस्कस करना चाहता हूँ। जितने भी सीएसएस के अभी तक रिजल्ट्स होते रहे हैं या जितने भी सीएसएस के एग्जाम्स होते रहे हैं, सीएसएस में एसए और प्रेसीज को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। इट्स अ वेल नोन फैक्ट। ठीक हो गया। थोड़ा सा अगर हम स्टैट को देखें, 2015 का जो रिजल्ट का एनालिसिस है उसमें तकरीबन 24,000 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 14,000 अपेयर हुए, और उसमें से 97% लोग एसए में फेल हो गए। ठीक हो गया। और 47 लोगों ने पास किया, फाइनली 359 ने क्वालिफाई किया इनटू बीपी। सो 97% फेलिंग रेशियो रही है सीएसएस की, 15 की एसए की। ठीक हो गया। 16 में हम अगर देखते हैं तो 16 में 98% लोग एसए में फेल हुए। और इसके बाद इफ वी लुक इनटू 2017 अटेम्प्ट, तो 95% पीपल हैव फेल्ड इन द एसए। और 2018 में 90% पीपल फेल्ड इन द एसए। यहाँ पे फेलिंग रेशियो काफी कम हुई है। और 2019 में 91% ऑफ पीपल फेल्ड इन द एसए। सो ओवरऑल हम तो मैंने वो आपसे पिछले 4 साल के 5 साल के स्टैट डिस्कस किए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम स्टैट्स देखें तो फेलिंग रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन द एसए इज टू मच। अब ये बात करके आपको खाइफ करना नहीं है, आपको डराना पर्पस नहीं है। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ सेंस दैट एसए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीएसएस। ठीक हो गया। अब हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। मैं आपको, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस सेशन में आपको पूरी तरह से चीज अंडरस्टैंड कराऊं कि एसए क्या होता है, और जो एसए से रिलेटेड मिथ्स बने हुए हैं उन मिथ्स को ब्रेक किया जाए। जो चीजें हम इंशाल्लाह इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, आप उन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करें, सिर्फ वो तमाम चीजें अप्लाई करते जाएं, इंशाल्लाह आपका एसए फेल नहीं होगा। ठीक हो गया। सो व्हेन यू मूव फ्रॉम रूल टू रूल, आपका एसए फेल नहीं होता। सो ये तमाम चीज का पर्पज आपको डराना नहीं है, जस्ट आपने जो चीज मैं आपको बताता जाऊं इंशाल्लाह वो अपनी प्रैक्टिस में लेके आए, इंशाल्लाह आपका ऐसे पास हो जाएगा। तो हमने इजी करके ऐसे को अंडरस्टैंड कर। ठीक हो गया। सबसे पहली बात तो ऐसे को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें पासिंग मार्क्स है 40। ठीक हो गया। और 8 टॉपिक्स होते हैं, 8 टॉपिक्स में से आपने कोई एक टॉपिक जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। स्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात की जाए तो आपके एसे की जर्नी स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम टॉपिक सिलेक्शन। टॉपिक सिलेक्शन के बाद दूसरा कंपोनेंट आता है आउटलाइन फॉर्मेशन। आउटलाइन फॉर्मेशन के बाद है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ्स, और फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ या कंक्लूजन। तो आपकी एसे की जर्नी उस वक्त एग्जामिनेशन हॉल में जो 3 घंटे का आपके पास टाइम स्पैन है, वहां पे आपकी एसे की जर्नी स्टार्ट होती है आपके टॉपिक सिलेक्शन से। सो टॉपिक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उस टॉपिक सिलेक्शन के बाद उस टॉपिक पे आउटलाइन बनानी है, उसके ऊपर फिर इंट्रोडक्टरी, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन लिखना है। ठीक हो गया। वन बाय वन इन तमाम कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है जी टॉपिक सिलेक्शन। अब टॉपिक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके एसे का, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके एसे का टॉपिक सिलेक्शन है। टॉपिक सिलेक्शन से मुराद कि आप किस तरह का टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। अब आपके सामने 10 टॉपिक्स हैं, उनमें से आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। वो जो टॉपिक आप उस गिवन टाइम एंड स्पैन में सिलेक्ट कर लेंगे, आपका अगले 3 घंटे में आपकी दुनिया, आपका सोच का महवर आपका वो टॉपिक होगा। सो टॉपिक सिलेक्ट करते वक्त आपने बहुत एहतियात बरतनी है, यहाँ से ही आपने बहुत ज्यादा केयरफुल होना है। ठीक हो गया। टॉपिक सिलेक्ट बाज़ वक़्त अगर आपने ऐसा कर लिया जिस पे आपको अंडरस्टैंडिंग मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर आपकी ग्रिप मौजूद नहीं है, या जिसके ऊपर आपके पास आर्गुमेंट्स मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर आपके पास डाटा मौजूद नहीं है, इस तरह का टॉपिक अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो आप पूरे अपने एसे में कंफ्यूज रहेंगे और अपने एसे को आप अपने पूरे 3 आवर्स में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सो टॉपिक सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा आपने कीनली अंडरस्टैंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके एसे का टॉपिक सिलेक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने अपने पूरे ऐसे में इस टॉपिक के साथ डील करना है। एक बार आपने जब इस टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया, पूरे आपने अपने 3 घंटे में इस टॉपिक के साथ रहना है। ठीक हो गया। और इसमें आपने पहले इस पॉइंट को देख लें कि कोई भी टॉपिक आपने तब तक सिलेक्ट नहीं करना जब तक आप उस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर। जब तक आपका टॉपिक, आपके जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया उस पे आप यहाँ से और यहाँ से एक डायरेक्शन में नहीं सोच रहे, जब तक आपकी 100% कन्विक्शन नहीं है उस टॉपिक पे, आपने उस टॉपिक को सिलेक्ट नहीं करना। टॉपिक्स आए आपके सामने, आपने टॉपिक्स में से गो थ्रू हो रहे हैं, एक टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, उस टॉपिक के ऊपर आपने ब्रेनस्टॉर्म करनी है, माइंड में नहीं करनी। आपकी आंसर शीट के आखिर में रफ पेजेस होते हैं, आपकी आंसर शीट के आखिर के जो 2-3 पेजेस होते हैं वो रफ पेजेस होते हैं। वहां पे जाके उस टॉपिक को लिखना है, वहां पे जाके उस टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करना है। अगर तो आपके पास इनफ डाटा मौजूद है, इनफ आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं, इनफ आपके पास चीजें मौजूद हैं, आपको कॉन्फिडेंट है आप उस टॉपिक के बारे में, तब आपने उस टॉपिक को सिलेक्ट करना है। अगर आपको कहीं लगता है कि आप इस टॉपिक के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप इस 3 आवर्स में 3 आवर्स का एक फुल फ्लेज ऐसे आप इस टॉपिक पे नहीं निकाल सकते, तो आपने वहां पे देयर एंड देन उस टॉपिक को आपने छोड़ देना है। आपने फिर एक नया टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करना है। उस टॉपिक को ब्रेनस्टॉर्म करते हुए अगर आपके पास चीजें आ जाती हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस टॉपिक के साथ गेट अलोंग कर सकते हैं, तो उस टॉपिक पे जाएं। अदरवाइज उस टॉपिक को भी छोड़ दें, कोई और टॉपिक उठा लें। सो टॉपिक सिलेक्शन पे अगर आपके 15 से 20 मिनट भी जाते हैं ना, आप उस पर लगाएं। क्योंकि क्योंकि एक बार टॉपिक अगर आप पूरे ऐसे में अगर टॉपिक पे कंफ्यूज रहे ना, आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाएंगे आप अपना ऐसे फेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो कभी भी टॉपिक तब तक अंडरस्टैंड नहीं करना जब तक आप टॉपिक को अच्छी तरह इनसाइड आउट अंडरस्टैंड ना करें। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट है, ट्राई टू अवॉइड टू मच कॉमन टॉपिक्स। ठीक है, जो आप जब आपके सामने ऐसे आता है तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं, लाइक गुड गवर्नेंस हो गया, पॉवर्टी हो गया, इकोनॉमिक इश्यूज हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ठीक है, करप्शन हो गया। अब ये बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं। मेरी ये हमेशा से सजेशन रहती है स्टूडेंट्स को कि जो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स होते हैं ना, उन टॉपिक्स को आप अवॉइड करें। क्योंकि बेसिकली जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ राइटिंग द स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाती है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स उन पे लिख रहे होते हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, उनके सामने बस डेमोक्रेसी का वर्ड आ गया, उन्होंने पकड़ के उसके ऊपर ऐसे लिखते हैं, उनको कोई पता नहीं होता कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, क्या करना है। सो जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं इस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और आपके लिए डिफरेंस क्रिएट करना, डिफरेंट स्टैंड आउट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट इज वाई मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं ना उनसे आप अवॉइड करें। ऐसा टॉपिक उठाएं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन ना हो, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट ना हो। ये आपके अंदर एक एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि टू मच कॉमन टॉपिक ना उठाएं, टू मच डिफिकल्ट टॉपिक ना उठाएं। फॉर एग्जांपल 2019 में टॉपिक मैंने उठाया था, 72 मार्क्स हैं, expanding information technology, a curse or blessing. Expanding IT, expanding information technology,
अ कर्स और ब्लेसिंग। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत डिफरेंट नहीं है और बहुत कॉमन भी नहीं है। इसके कंपैरिजन में गुड गवर्नेंस हो, डेमोक्रेसी हो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर बंदे की कोशिश होती है इस टॉपिक पे लिखा जाए। सो एक सीएसएस का रूल ऑफ थंब है कि जिस टॉपिक पे या जिस सब्जेक्ट पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं वो सब्जेक्ट और वो टॉपिक हिट हो जाता है। सो दैट इज वाई आपने वो टॉपिक नहीं उठाने जो बहुत कॉमन। ठीक हो गया। सो टॉपिक सिलेक्शन में अभी इतनी बात, हम जब अपनी रेगुलर क्लासेस होंगी वहां पे हम टॉपिक सिलेक्शन को मजीद डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टॉपिक सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट आपका कंपोनेंट होता है दैट इज आउटलाइन फॉर्मेशन। आउटलाइन फॉर्मेशन से क्या मुराद है? आउटलाइन फॉर्मेशन ये होती है कि आपने एक बार जो अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लिया उस टॉपिक पे आपने फिर ब्रेनस्टॉर्म करके आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन बेसिकली क्या होता है? ये एक आपका जो आपका इट इंट्रोड्यूसेस यू टू एग्जामिनर, आपके टॉपिक के ऊपर ग्रिप क्या है और आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्या है और आपका कॉग्निटिव लेवल क्या है, यानी कि आपने किस हद तक किस डोमेन में किस तरह से अपने टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड किया है, वो चीज आपकी शो होती है आपकी आउटलाइन फॉर्मेशन से। सो आउटलाइन फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर आपने जो आपका फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर आपने पॉइंट्स लिखते जाना है, ठीक है। और वो जो आपके पॉइंट्स होंगे वो एक स्केलेटन ऑफ द ऐसे बन जाएगा, एक खाका बन जाएगा जिसको हम कहते हैं आउटलाइन। ठीक हो गया। आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी ग्रिप, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉग्निटिव लेवल, आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो एग्जामिनर पे पड़ता है वो आपका शो होता है आपकी आउटलाइन से। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर हो गई। आउटलाइन बेसिकली एक स्केलेटन होता है ऐसे का, यानी कि एक ढांचा होता है ऐसे का जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लिखे होते हैं और इन पॉइंट्स के बेस पे आप आगे जाके अपने ऐसे को आपने एक्सप्लेन करना होता है। यू हैव टू कन्वर्ट एवरी पॉइंट ऑफ योर आउटलाइन इनटू बॉडी पैराग्राफ्स एंड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक हो गया। सो एक स्केलेटन होता है। कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि आउटलाइन के जो पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं या उनके अंदर पैराग्राफ्स ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज गलत है। आपकी आउटलाइन कोशिश करें कि शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए या फिर फ्रेजेस होने चाहिए। अगर आप पूरी आउटलाइन फ्रेजेस के फॉर्म में लिख रहे हैं तो पूरी आउटलाइन फ्रेज के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप पूरी आउटलाइन लिख रहे हैं सेंटेंस के फॉर्म में तो टोटल आपकी आउटलाइन सेंटेंस के फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक हो गया। कुछ स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं आउटलाइन के अंदर, ये हरकत आपने नहीं करनी। एक जस्ट एक स्केलेटन होता है। ठीक हो गया। और आपकी जो आउटलाइन होती है ये कॉम्प्रिहेंसिव होती है। कॉम्प्रिहेंसिव इस तरह से होती है कि ये आपके हर डोमेन को टच करती है। हर डोमेन को आपको टच करना चाहिए। आपने अपने एग्जामिनर को ये शो करना है कि आपको टॉपिक इनसाइड आउट अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया है। सो जब आप अपनी आउटलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बना रहे होते हैं तो आप हर डोमेन को टच कर रहे होते हैं और आप एग्जामिनर को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि आपने टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक हो गया। और उसके बाद आपकी जो आउटलाइन है वो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर से मुराद ये है कि आपका जो स्टांस है वो 100% क्लियर होना चाहिए। आपका जो स्टांस से मुराद आपका जो ओपिनियन है, ठीक है, वो आपके आउटलाइन के अंदर 100% आपका ओपिनियन क्लियर होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसी आउटलाइन बनाते हैं जिनके अंदर उनका जो स्टांस होता है, जो उनका ओपिनियन होता है वो 100% क्लियर नहीं होता, दबे अल्फाज में वो लिख रहे होते हैं। आपकी आउटलाइन के अंदर आपका जो स्टांस है वो क्लियर होना चाहिए, आपके आर्ग्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए और आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हैं वो आपके टॉपिक के साथ 100% आपके टॉपिक के साथ मुताबिकत होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए और इसके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, कोई जूम वाली बात नहीं करनी। ठीक हो गया। और आपकी जो आउटलाइन होती है इट गिव्स द ग्लिम्स ऑफ योर एसे। ये आपके एसे की ग्लिम्स देती है, यानी कि आपने अपने एसे पे क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, अपने एसे को किस किस डोमेन में लेके जाना है और अपने एसे में आपने किस किस तरह से आपने अपने एसे को प्लान आउट किया हुआ है। इस चीज की तमाम डिपिक्शन, इस चीज की तमाम अक्कासी आपकी आउटलाइन कर रही है। ठीक है। सो आउटलाइन गिव्स द ग्लिम्स ऑफ योर एसे, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आउटलाइन में सबसे इंपॉर्टेंट और जो चीज है दैट इज द प्रॉपर सीक्वेंस। सीक्वेंस स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी आउटलाइन के अंदर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस से मुराद ये है कि आपकी आउटलाइन की प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, समटाइम्स आपके पास डाटा बहुत कम होता है, आपके पास आर्ग्यूमेंट्स बहुत कम होते हैं,
लेकिन उनको एक्सप्रेस करने का स्टाइल, उनकी सीक्वेंसिंग इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि उनका जो कम डाटा होता है वो भी एक बहुत ज्यादा अपील क्रिएट कर रहा होता है। सो प्लानिंग और सीक्वेंस, ये दो वो चीजें हैं जिससे आप कम डाटे को भी मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपने कम डाटे को भी मोर कैची बना सकते हैं। जब आप एक चीज को इफेक्टिवली प्लान आउट करते हैं और उसकी एक खूबसूरत सी सीक्वेंस बनाते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बनाते हैं, तो चीज वो अपील क्रिएट करती है, वो आपकी कन्विंसिंग पावर इंक्रीज करती है। आपका जो एग्जामिनर होता है वो मजीद कन्विंस हो जाता है आपके ऐसे को पास करने के लिए। सो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रप्ट बातें नहीं करनी, जो चीज हिस्ट्री में पहले हुई है वो चीज पहले, जो चीज बाद में वो चीज बाद में। और कुछ लोगों की जो आउटलाइन होती है वो टोटली इल प्लान होती है, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं होती, एब्रप्ट आउटलाइन होती है। मतलब है कि जो भी पॉइंट उनके माइंड में आ रहा होता है देर एंड देन वो लिखते जाते हैं। सो सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ये मैसेज अपने एग्जामिनर को देना है कि as the checker moves through your outline, he gets convinced that you have understood the topic। कि जब आप अपने आउटलाइन इस तरह से बनानी है कि जब आपका एग्जामिनर आपकी आउटलाइन में से गो थ्रू हो, उसको ये मैसेज 100% क्लियर चला जाए कि टॉपिक को बच्चे ने इनसाइड आउट अंडरस्टैंड कर लिया। इतनी क्लियर और इतनी रेलिवेंट आपने आउटलाइन बनाई। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपका जो आपका एसे है वो आपके सीएसएस की स्पिरिट है, और उस एसे की जो स्पिरिट है दैट इज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी जो राइटिंग है, आपका पहला इंट्रोडक्शन एज अ राइटर जो चीज कर रही होती है, दैट इज योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आपकी राइटिंग क्या है, आपकी राइटिंग का फ्लो क्या है, आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आपकी राइटिंग की ग्रिप क्या है, आपकी राइटिंग की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस क्या है, ये तमाम चीज़ों की पहली अक्कासी, इन तमाम चीज़ों की पहली डिपिक्शन करता है आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एक मेक और ब्रेक सिचुएशन है जो कि आपका एक पहला इमेज क्रिएट कर रहा होता है। सो आपका पहला इमेज, आपका पहला इमेज आपके एग्जामिनर पे फ्लैट नहीं गिरना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक हो गया? सो व्हेन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, आपने अपना हर कार्ड अपने ऐसे में इफेक्टिवली प्ले करना है। टॉपिक सिलेक्शन का, आउटलाइन फॉर्मेशन का, और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का। ठीक हो गया? सो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने एक चीज जहन में बिठा लें और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई भी आपकी सिंगल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इलॉजिकल बात नहीं होनी चाहिए, और सेंस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तमाम चीजें आपकी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की 100% क्लियर होनी चाहिए। किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? क्योंकि अगर आप उसके अंदर कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आप अपना बेसिकली इंप्रेशन गलत कर रहे हैं, स्टार्ट से इंप्रेशन अपना डाउन कर रहे हैं कि आपकी राइटिंग वीक है। और ये ऐसे का पेपर है जिसमें आपकी इंग्लिश की राइटिंग चेक होती है ज्यादातर, तो आपकी राइटिंग, आपने कहीं भी अपनी राइटिंग को आपने वीक शो नहीं करना। ठीक हो गया? सो इसका तरीकाकार ये है कि जब भी आप अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखें, उसका बेस्ट तरीका ये है कि उसको एक बार रफ पेज पे जाके लिखें, नीट पेज पे ना लिखें। आखिर में जो रफ पेजेस अवेलेबल होते हैं वहां पे जाके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखें, उसको एक बार रीड करें, उसको अंडरस्टैंड करें कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है। और जब उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, वापस आके उसको एक बार फ्रंट पेज पे, मेन पेज पे लिखें। ये एक्सरसाइज आप सिर्फ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के साथ करेंगे, बाकी तमाम पैराग्राफ्स के साथ नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। सो ओवरऑल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और ये मैं कोई एम्बिशियस बात नहीं कर रहा, ठीक है। स्टूडेंट्स ऐसा लिखते हैं
कि उनके पूरे पैराग्राफ के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होती और पूरे ऐसे के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होती, बहुत कम मिस्टेक्स होती है। ठीक हो गया। आई माई सेल्फ यूज टू राइट द एसे जिसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होती थी। तो खासकर अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। स्टूडेंट, थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। कैसे बनती है, कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, इसकी प्लेसमेंट क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, और ये क्यों, इसका मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें हम अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। इसमें वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक हो गया। अब अगर हम अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के कंपोनेंट्स पे बात करें, अपने स्ट्रक्चर पे बात करें, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे बात करें, तो उसके ये कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को स्टार्ट करने का एक तरीका है। ठीक हो गया। स्टार्ट के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट इज ट्रांजिशनल स्टेटमेंट। ट्रांजिशनल स्टेटमेंट। और उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज थीसिस स्टेटमेंट। तो ये चार बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं आपके एसे के। ठीक हो गया। स्टार्ट के हवाले से अगर बात की जाए, अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को स्टार्ट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। ठीक हो गया। स्टार्ट आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का दो तरह से होता है, जिस तरह आपको नजर आ रहा है स्लाइड्स में। एक होता है जेनेरिक स्टार्ट और एक होता है कैची स्टार्ट। दो तरह से आप अपने पैराग्राफ को, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह नहीं करना कि जाते साथ ही अन्य तरीके से पैराग्राफ को पढ़ जाना है। थोड़ा सा स्टार्ट करने का, अपने पहला पहला पैराग्राफ स्टार्ट करने का एक तरीका होता है। अगर हम जेनेरिक स्टार्ट की बात करते हैं, ठीक है, जेनेरिक स्टार्ट एक बहुत अच्छा स्टार्ट होता है। लफ्ज जेनेरिक जिस तरह से शो कर रहा है, इसमें आप अपने टॉपिक को पहले थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, उसके बाद आप अपने टॉपिक को स्पेसिफाई करते हैं, जेनेरिक बात करते हैं। ठीक हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे आ जाता है करप्शन इन पाकिस्तान पे, ठीक है, बिल फर्ज सपोज करें कि आपको ऐसे आ रहा है करप्शन इन पाकिस्तान, तो करप्शन इन पाकिस्तान के ऐसे पे अगर आप जेनेरिक स्टार्ट करेंगे तो आप पहले थोड़ा सा अपने कॉन्टेक्स्ट को जनरलाइज करेंगे कि करप्शन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है अक्रॉस द मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। करप्शन इज अ हीनियस क्राइम या इंपॉर्टेंट इशू इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आपने एक जेनेरिक बात की, आपने जनरलाइज किया कॉन्टेक्स्ट को। उसने पूछा पाकिस्तान के बारे में है, आपने पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को जनरलाइज किया कि करप्शन पूरी दुनिया में डेवलपिंग कंट्रीज का एक इशू है, जेनेरिक बात की। उसके बाद आप स्पेसिफिक बात करेंगे कि चूंकि पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए पाकिस्तान भी करप्शन को वेरियस लेवल्स पे फेस कर रहा है। सिंस पाकिस्तान इज also a developing country, that is why Pakistan is facing corruption at various levels. So that is a generic start जिसमें आप पहले कॉन्टेक्स्ट को, अपने टॉपिक को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, उसके बाद आप अपने स्पेसिफिक डोमेन की तरफ मूव करते हैं। ठीक हो गया। इसके बरक्स जो दूसरा स्टार्ट है दैट इज कैची स्टार्ट। कैची स्टार्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एग्जामिनर की अटेंशन को कैच करता है, ये एग्जामिनर की अटेंशन को ग्रैब करता है। और कैची स्टार्ट बनाने का बेस्ट तरीका ये है कि आपका जो टॉपिक है आपके एसे का, उससे रेलिवेंट कोटेशन, कोई भी कोटेशन जो आपके गिवन टॉपिक के रेलिवेंट हो, आप उस कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, उस कोटेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये कैची स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं, 2018 का ऐसे है पीएमएस का, ठीक है, उसका ये है पर्पस, उसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी इंड्यूसेस एंगर इन द पॉपुलेशन।
पॉवर्टी इंड्यूसेस एंगर इन द पॉपुलेशन। अब इस पे उस वक्त मेरे माइंड में एक कोटेशन आ गई, ठीक है, एक बड़ी कैची सी कोटेशन थी, अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन, अ हंग्री मैन, अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन इज एन ऑफ कोटेड प्रोवर्ब। सो आपका ये जो कोटेशन है ये टॉपिक के बिल्कुल पैरेलल चल रही है, टॉपिक को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही है, टॉपिक को बिल्कुल कैच कर रही है। सो दैट इज हाउ यू कैन गो फॉर अ कैची स्टार्ट, जिस आप अपने टॉपिक के बिल्कुल रेलिवेंट कोटेशन देते हैं। ठीक हो गया। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग डिफरेंट कोटेशंस। आप अपना एक रजिस्टर बना लें जिसके अंदर आपने डिफरेंट किस्म की कोटेशंस लिखी हुई हों और उन कोटेशंस को आप रिवाइज करते रहें। वो कोटेशंस आपको ना सिर्फ आपके ऐसे में हेल्प आउट करेंगी बल्कि आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, उनमें भी आपको हेल्प आउट करेंगी। डिफरेंट किस्म की कोटेशंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, distant drums sound sweet, a hedge between keeps friendship green, a cat in gloves catches no mice, ठीक है। Do not judge the book through its cover, do not judge a person until you have walked in his boots, a leopard cannot change its spots, diamond is a chunk of coal that did well in the pressure, ठीक है। सो डिफरेंट किस्म की मेरे माइंड में जो रैंडमली कोटेशंस आ रही है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। डू नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इनटू द माउथ। सो डिफरेंट आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि आपने डिफरेंट किस्म की कोटेशंस जो हैं उनका एक रजिस्टर बनाया हुआ हो, उस रजिस्टर को आप बार बार मेमोराइज करते रहें, पढ़ते रहें और वो कोटेशंस आपके फिंगर टिप्स पे हों। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि जब आपके सामने टॉपिक आए तो उस टॉपिक के मुताबिक आपके माइंड में कोटेशन स्ट्राइक कर जाती है और उस कोटेशन से आप अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आप अपने कोटेशन से ऐसे को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें आपने एग्जामिनर को ये मैसेज दे दिया कि ना सिर्फ आपने अपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है बल्कि कोटेशन के जरिए आपने अपने टॉपिक को अप्लाई भी कर दिया है। सो दैट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन, दैट क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पे हम थोड़ी सी अब बात करते हैं। इंट्रोडक्शन बेटा दो तरह का होता है। ठीक हो गया। आपकी एक टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है बल्कि इंट्रोडक्शन बेटा ठीक हो गया। ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका दो तरह से होता है। एक तो होता है जिसमें आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं और एक वो इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आप अपने स्टांस को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो टॉपिक बेस इंट्रोडक्शन है, अब ये दो तरह से, पहले तो आपने ले लिया स्टार्ट, स्टार्ट के बाद अब आपका होगा इंट्रोडक्शन। ठीक हो गया। जो टॉपिक बेस्ड ऐसे है, फॉर एग्जांपल अगर आपका टॉपिक बेस्ड ऐसे है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं टॉपिक बेस्ड ऐसे की, 2016 का ऐसे है, वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। ठीक है, वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। अब इस तरह के टॉपिक में जब आप अपने इस तरह के ऐसे में जब आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप अपने टॉपिक को बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आप ये बताएंगे कि वर्ल्ड ग्लोबल विलेज कैसे है और आप इसमें कैसे इकट्ठे रहना सीख रहे हैं। ठीक है। सो ये टॉपिक बेस्ड ऐसे है, या इसको आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे कह सकते हैं, या इसको आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे कह सकते हैं, जिसमें आपका जो गिवन टॉपिक है उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। आप पहले ये बताएंगे कि हाउ वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज एंड हाउ इन दिस ग्लोबल विलेज यू आर लर्निंग टू लिव टुगेदर। दूसरी टाइप ऐसे की होती है जिसमें आपका स्टांस बेस्ड ऐसे होता है। स्टांस बेस्ड ऐसे में इसको हम ओपिनियन बेस्ड ऐसे भी कहते हैं। इसमें आप अपने स्टांस को इंट्रोड्यूस करेंगे। आपका गिवन टॉपिक पे क्या ओपिनियन है, आपका गिवन टॉपिक पे क्या स्टांस बनता है, उस स्टांस को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उस टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टॉपिक आपको बताता हूँ ठीक है,
एक टॉपिक मैं आपको बताता हूँ कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज इम्प्रूविंग और डिप्रूविंग। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज इम्प्रूविंग और डिप्रूविंग, ये एक स्टांस बेस्ड ऐसे है जिसमें राइटर आप ओपिनियन ले रहा है कि आप क्या समझते हैं, डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर इम्प्रूव हो रही है या डिप्रूव हो रही है। तो आप इस ऐसे का जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप अपना स्टांस देंगे, अपना ओपिनियन देंगे, आप ये बताएंगे कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव हो रही है या डिप्रूव हो रही है। अपना स्टांस बताएंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी की ये डेफिनेशन है, इट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यू वोंट टेल दीज थिंग्स। आप बेसिकली अपना स्टांस देंगे कि आपके अपने ओपिनियन के मुताबिक आपका अपना ओपिनियन क्या है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर इम्प्रूव है या डिप्रूव है। अगर डेमोक्रेसी इम्प्रूव हो रही है तो कैसे इम्प्रूव हो रही है, अगर डेमोक्रेसी डिप्रूव हो रही है तो कैसे डिप्रूव हो रही है। स्टांस पे बात करेंगे, टॉपिक पे नहीं बात करेंगे। इसको मैं ज्यादा एम्फेसिस इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस पे मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। और अपने वो जो स्टांस की बजाय अपना टॉपिक लिख के आ जाते हैं। अगर उस आपसे पूछा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग है या कर्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग है या कर्स है, तो आपने ये बताना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग है या कर्स है। जो भी आपका स्टांस है, आपने ये नहीं बताना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये कंपोनेंट्स हैं, ये इसके पिलर्स हैं, ये इसकी चीजें हैं। सो टॉपिक अलग होता है, स्टांस अलग होता है। टॉपिक बेस्ड ऐसे में आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है, स्टांस बेस्ड ऐसे में टॉपिक नहीं पकड़ना, अपना ओपिनियन बताना है। ये एक फंडामेंटल 3 मिस्टेक आपको बता रहा हूँ जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। स्टांस बेस्ड ऐसे में अपना स्टांस नहीं बताएंगे, ऊपर टॉपिक बताना स्टार्ट कर देंगे, अपना जो ओपिनियन जो उसने पूछा हुआ है वो आखिर में कहीं जाके बताएंगे, इररेलेवेंट हो जाएंगे। सो अपना स्टांस क्लियर करें सबसे पहले, स्टांस बेस्ड ऐसे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट होता है ट्रांजिशनल स्टेटमेंट का। ट्रांजिशनल स्टेटमेंट क्या होती है? ट्रांजिशनल स्टेटमेंट जिसको हम इसलिए कहते हैं कि ये आपके स्टार्ट को ट्रांजिट करती है आपके थीसिस स्टेटमेंट की तरफ, ठीक हो गया। ट्रांजिशनल स्टेटमेंट्स आपकी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर 5 से 6 आपकी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर ट्रांजिशनल स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक हो गया। और ये ट्रांजिशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं, ये आपके इंट्रोडक्शन की एक्सप्लेनेशन होती है। आपने जो इन टॉपिक इंट्रोड्यूस किया या स्टांस बनाया, उसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपकी ट्रांजिशनल स्टेटमेंट बन जाए, ठीक हो गया। अगर आपका टॉपिक बेस्ड ऐसे था तो जब आप एक्सप्लेन करेंगे, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि दुनिया ग्लोबल विलेज कैसे है और हम उसमें इकट्ठे रहना कैसे सीख रहे हैं, इस चीज को जब आप मजीद अनफोल्ड करेंगे, इस चीज को जब हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे, फर्दर ओपन करेंगे टॉपिक को, तो वो आपकी एक्सप्लेनेशन बन जाएगी और वो एक्सप्लेनेशन ही बेसिकली आपकी क्या है, ट्रांजिशनल स्टेटमेंट है, ठीक हो गया। और सेम गोज फॉर द स्टांस बेस्ड एसे। जब आप अपने स्टांस बेस्ड एसे में अपने यहाँ पे तो आपने अपने स्टांस को इंट्रोड्यूस कराया था, यहाँ पे आप अपने स्टांस को मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि डेमोक्रेसी अगर पाकिस्तान में इम्प्रूव हो रही है तो कैसे इम्प्रूव हो रही है। गुड गवर्नेंस हो रही है, डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ आ रही है, डेमोक्रेटिक साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ इलेक्शंस आ रही है, एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट लोगों के अंदर आ रही है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग स्ट्रांग हो रही है, लोग ग्रेजुअली डेमोक्रेटिक कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, लोग ग्रेजुअली इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब आप ये तमाम एक्सप्लेनेशंस देंगे तो ये सारी की सारी आपकी ट्रांजिशनल स्टेटमेंट बन जाएगी। सो पहले लेना है स्टार्ट, स्टार्ट के बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद ट्रांजिशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें आप अपने इंट्रोडक्शन को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट होता है आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का, दैट इज थीसिस स्टेटमेंट।
आखिरी कंपोनेंट जो होगा वो होगा थीसिस स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से बहुत ज्यादा मिथ्स हैं, वंस फॉर ऑल आज अंडरस्टैंड कर लें। जो चीजें आपको बता रहा हूँ वंस फॉर ऑल इनको अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लें थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये चीज बिग एंड बोल्ड अपने पास लिख के रख लें कि थीसिस स्टेटमेंट हमेशा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के आखिर में दी जाती है। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट हमेशा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के आखिर में दी जाएगी, ना ऊपर होगी ना नीचे ना कहीं, आखिर में होगी। पहली बात। दूसरी बात, लफ्ज पे गौर करें, थीसिस, इस पे गौर करें ना। थीसिस, थीसिस का क्या मतलब होता है? थीसिस का मतलब होता है समथिंग कॉम्प्रिहेंसिव। इसको क्यों थीसिस स्टेटमेंट आखिर कहा जाता है? वर्ड थीसिस को अंडरस्टैंड करें, थीसिस का मतलब होता है समथिंग कॉम्प्रिहेंसिव। जब आप अपने एमफिल की रिसर्च करते हैं या अपनी पीएचडी की रिसर्च करते हैं तो आप एंड में थीसिस सबमिट कराते हैं। मैंने एमफिल किया है नस्ट से, ठीक है, और मैंने अपनी एमफिल की जो रिसर्च थी उसकी सारी मैंने थीसिस बनाई। तो थीसिस होता क्या है बेसिकली? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज होती है जिसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और थीसिस स्टेटमेंट से क्या मुराद है कि ये एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट होगी जिसमें आप अपने टॉपिक का, अपने एसे के टॉपिक का एरिया ऑफ डिस्कशन सेट कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि आप अपने एसे में इन 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 डोमेन्स को कवर करेंगे। ये होगी आपकी थीसिस स्टेटमेंट। गोया कि बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट में आप अपने एसे की एक ग्लिम्स दे रहे हैं। आपकी थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ के राइटर को ये अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा अपने एसे में इन डोमेन्स पे बात करेगा। एक अपने यूं समझ लेंगे आपके एसे की एक पिक्चर है, आपके एसे की एक अक्कासी है, आपके एसे की एक डिपिक्शन है। थीसिस स्टेटमेंट आपके एसे की एक डिपिक्शन होती है। अब सवाल ये आता है कि थीसिस स्टेटमेंट बनाए कैसे? यहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज बहुत प्रिवेल करते हैं स्टूडेंट्स के, कि समझ तो लग गई कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है, बनती कैसे? इसका तरीकाकार, एक टेक्निक इसकी वंस फॉर ऑल अंडरस्टैंड कर लें और इसी पे ही आपने रहना है हमेशा के लिए। इसको बातों को ज्यादा कंफ्यूज ना कीजिएगा, बातों को ज्यादा, ठीक है, मार्केट में बहुत ज्यादा बातें चल रही होती हैं, आप जितना ज्यादा गाइडलाइन लेते हैं उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वंस फॉर ऑल अंडरस्टैंड कर लें। थीसिस स्टेटमेंट विदाउट आउटलाइन नहीं बन सकती। थीसिस स्टेटमेंट विदाउट आउटलाइन नहीं बन सकती, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो अपनी आउटलाइन बनाई है उस आउटलाइन के अंदर आपने जो सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन सारे पॉइंट्स में से 4 से 5 मेन पॉइंट्स उठाने हैं जो कि आपको लगता हो कि आपके ऐसे के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपने आखिर ऐसे लिखा है, आपने चीजें अंडरस्टैंड की हैं, आपने पूरा का पूरा ऐसे लिखा है, ठीक है, आपको कम से कम इस चीज का तो आइडिया होगा कि मेरे ऐसे में, मेरी आउटलाइन में यार ये 4 से 5 मेन पॉइंट्स हैं। उन 4 से 5 पॉइंट्स को उठाना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, दो हर्डल्स, दो हर्डल्स। आप जब अपनी टॉपिक की आउटलाइन बनाते हैं तो आप हर्डल्स लिखते हैं। आपका जो टॉपिक होता है उस टॉपिक की जो हर्डल्स होती हैं वो आप टॉपिक की हर्डल्स लिखते हैं, रुकावटें लिखते हैं, इम्पेडिमेंट्स लिखते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि डेमोक्रेसी डिप्रूव हो रही है तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या क्या हर्डल्स हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी को डिप्रूव कराया है, वो हर्डल्स, दो हर्डल्स उठाने हैं, दो हर्डल्स। 4 मेन पॉइंट्स, दो हर्डल्स। और उसके बाद आप जब अपनी आउटलाइन बनाते हैं तो आउटलाइन के आखिर में आपने दी होती हैं वे फॉरवर्ड्स। आउटलाइन के आखिर में हमने क्या दिया होता है? वे फॉरवर्ड्स, ठीक हो गया। तो एंड में आपके वे फॉरवर्ड्स बेसिकली सजेशन होती है जिसमें आप सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप अपनी सजेशंस दे रहे होते हैं
कि इस तरह से आप अपनी डेमोक्रेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो 2 हर्डल्स, 2 सजेशंस, 4 मेन पॉइंट्स, ये तमाम चीजें आपने उठानी है। 4 मेन पॉइंट्स, 2 हर्डल्स, 2 वे फॉरवर्ड्स, 8 टोटल पॉइंट्स आपके बनेंगे। और इन तमाम 8 के 8 पॉइंट्स को आपने इस तरह से मिक्स करना है, एक खूबसूरत सी स्टोरी बनानी है, इसका एक प्रॉपर स्टार्ट हो और एक प्रॉपर एंड हो। ठीक हो गया। और उसमें आपने ये देखना है कि एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से मिलकर बनती है। ठीक हो गया। सो इस तरह से आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। थीसिस स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होगी, 4 से 5 आपने मेन पॉइंट्स उठाने हैं अपनी आउटलाइन के, 2 पॉइंट्स उठाने हैं अपने हर्डल्स के, 2 पॉइंट्स उठाने हैं अपने वे फॉरवर्ड्स के, और उनको एक खूबसूरत सी कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टोरी उसकी बनानी है। ठीक है। और इस तरह से आपने अपने एक टोटल अपना केसेस स्टेटमेंट बना लिया। ठीक हो गया। मजीद हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। ठीक हो गया। जब हम क्लासेस में जाएंगे तो हम क्लासेस के अंदर फर्दर ये सारी चीजें डिटेल में हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा ये सारी चीजें मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है। स्टार्ट कैसे होता है, जिसमें हम मूव करते हैं जेनेरिक टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल करप्शन इन पाकिस्तान पे है, कॉजेज सॉल्यूशंस पे, तो आप जेनेरिक स्टार्ट लेंगे। करप्शन इज अ हीनियस क्राइम इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। पाकिस्तान बीइंग अ डेवलपिंग कंट्रीज फेसिंग करप्शन एट वेरियस लेवल्स, ये आपका स्टार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था कैची स्टार्ट। कैची स्टार्ट में आप पॉवर्टी का, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी एंड एंगर गो साइड बाय साइड, पीएमएस 2018 का टॉपिक है। इसमें आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन इज एन ऑफ्ट कोटेड प्रोवर्ब। ठीक है। हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन इज एन ऑफ्ट कोटेड प्रोवर्ब। इस तरह से आप अपने इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद टॉपिक बेस्ड ऐसे में आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक है वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर, ठीक है, तो ये बेसिकली CS 2016 का टॉपिक है। इसमें आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कि great technological inventions, discoveries and achievements over the period of centuries have gradually transformed the world into a global village where the people can live together and learn from each other। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। इसके अलावा जो आपका स्टांस बेस्ड ऐसे था, जिस तरह ये एक्सपेंडिंग आईटी कर्स और ब्लेसिंग है, इसमें आप अपने स्टांस को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज sword. It has both positive and negative aspects which entirely depend upon the intention of its users. So basically you are going to introduce your stance। ठीक हो गया। ये सारी डिटेल्स, all of these things you will get in the रेगुलर क्लासेस। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जस्ट ओवरऑल एक स्केच को अंडरस्टैंड करें, ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग लें कि ऐसे क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऐसे का, दैट इज द बॉडी पैराग्राफ। ठीक हो गया। अब बॉडी पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे, बॉडी पैराग्राफ क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ के दरमियान जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं, वो ऑल ऑफ दोज पैराग्राफ्स आर कॉल्ड बॉडी पैराग्राफ्स। ठीक हो गया। अब उन तमाम बॉडी पैराग्राफ्स को लिखने का एक तरीका है। जितने भी आपके बॉडी पैराग्राफ्स हैं, आपका जो भी ऐसे है, जो भी टॉपिक है आपका, उन पे जब आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे, तमाम बॉडी पैराग्राफ्स की एक टेक्निक है जिसको भी हम डिस्कस करने लगे हैं ब्रॉडली। ग्रेटर डिटेल्स में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर। ओवरऑल इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी एक स्ट्रक्चर क्या होता है बॉडी पैराग्राफ्स। सबसे पहली चीज बॉडी पैराग्राफ की होती है टॉपिक सेंटेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है दैट इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के बाद आती है सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स के बाद आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। सो दीज आर द 4 structured components of the body paragraph. All of these structured components are very important and these are the components for which the examiner is looking for। ठीक हो गया। सो बात का आगाज करते हैं। सबसे पहली बात टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस बेसिकली, इसको टॉपिक सेंटेंस क्यों कहा जाता है? पहली बात तो ये है कि इसको टॉपिक सेंटेंस क्यों कहा जाता है।
टॉपिक सेंटेंस बेटा इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके पैराग्राफ का, बॉडी पैराग्राफ का टॉपिक होता है। यूं समझ लें कि ये आपके बॉडी पैराग्राफ का एक कहने की हेडिंग होती है। आपका जो पैराग्राफ है उसका जो टॉपिक है, उसका जो मुद्दा है, उसका जो क्लेम है, यानी कि जिस चीज पे अपना बॉडी पैराग्राफ आप डेवलप कर रहे हैं, जिस आर्ग्यूमेंट पे आप बॉडी पैराग्राफ बना रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट बेसिकली होता है टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस बेसिकली एक क्लेम होता है जिसमें आप एक क्लेम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया कि अगर मैं ये क्लेम करता हूं कि सोशल मीडिया ने ग्लोबलाइजेशन को इनहेंस किया है, तो मेरा ये क्लेम है और मेरा जो बॉडी पैराग्राफ होगा उसका जो पहला सेंटेंस होगा उसमें मैं ये बात करूंगा कि सोशल मीडिया हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इंक्रीज द पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो बेसिकली मैं क्लेम कर रहा हूं कि जिसमें मैं ये बता रहा हूं कि सोशल मीडिया ने ग्लोबलाइजेशन इनहेंस की है। तो आपका जो टॉपिक सेंटेंस है ये आपका एक क्लेम होगा। ठीक हो गया, और ये एक सेंटेंस होगा। टॉपिक सेंटेंस आपका एक सेंटेंस होगा और ये क्लेम की सूरत में होगा। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर होगी कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। टॉपिक सेंटेंस के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन किस चीज की? एक्सप्लेनेशन टॉपिक सेंटेंस की। आपने जो टॉपिक सेंटेंस लिखा, जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो होगी उसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन कैसे करना? जब भी आप अपने टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करें तो जहन में दो चीजें रखिए, सिर्फ दो चीजें अपने जहन में रखिए। जब आप इन दो चीजों को आंसर देंगे तो वो आपकी हो जाएगी एक्सप्लेनेशन, व्हाई एंड हाउ। जस्ट कीप दीज टू क्वेश्चंस इन योर माइंड, व्हाई एंड हाउ। When you are going to answer these two components, why and how, basically you have gone for the explanation, आपने explanation दे दी है। ठीक हो गया। अब why और how का आप जवाब देंगे, पहले तो आप देंगे how का जवाब। दो सेंटेंसेस में आपने explanation दे दी है। एक सेंटेंस बनेगा how का, एक सेंटेंस बनेगा why का। माइंड में ये दो क्वेश्चंस रख के आपने अंडरस्टैंड कराना है। चाय ले आएगा, चाय। ठीक है। अब अगर मैं हाउ पे बात करता हूं तो सोशल मीडिया ने ग्लोबलाइजेशन कैसे इनहेंस की है। सोशल मीडिया ने ग्लोबलाइजेशन इस तरह इनहेंस की है कि सोशल मीडिया ने कोविड-19 के दौर में तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, जब लोग सेपरेट हो गए हैं तो सोशल मीडिया ने चीज़ों को मूव आउट किया है और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को इकट्ठे जोड़े रखा है। तो ये हो गया हाउ का। वाई का आंसर आप ये देंगे कि इकोनॉमिक इश्यूज के लिए, इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स के लिए इंसान ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और उस सोशल मीडिया ने ग्लोबलाइजेशन को की पेस को इनहेंस कर दिया है। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन योर टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, कि सोशल मीडिया इन द फॉर्म ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर and various other applications has converted the world into a global village whereby people are interacting with one another in the form of various activities in order to improve the trade and commercial activities. ये हो गई आपकी explanation. That is how the social media has improved the globalization. So basically आपने क्या किया, आपने अपने टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन किया। किस तरह एक्सप्लेन किया? माइंड में दो चीजें रखे। क्या दो चीजें रखे? व्हाई एंड हाउ। यहां तक इस बात को अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है स्पोर्टिंग डिटेल्स का। अब स्पोर्टिंग डिटेल्स क्या होती है? ये वो डिटेल्स होती हैं जिनमें आप अपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिए, एसे इज ऑल अबाउट प्रूविंग एंड सपोर्टिंग। आप अपने एसे को प्रूव करें, उसके बाद अपने टॉपिक सेंटेंस की मदद से उसको सपोर्ट करें और सपोर्टिंग डिटेल्स दें तो आपका एसे जो है वो पास हो जाता है।
अब स्पोर्टिंग डिटेल से क्या मुराद है? इसमें आपने डाटा देना है, फैक्ट्स देने हैं, आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, एग्जाम्पल्स देनी है, रेफरेंस देनी है, कोटेशंस देनी है। ये तमाम चीजें दे के आपने बेसिकली अपने टॉपिक सेंटेंस को सब्सटेंशिएट करना है, अपने टॉपिक सेंटेंस को प्रूव करना है कि मैं जो क्लेम कर रहा हूँ वो ठीक है। ठीक हो गया? सो स्टूडेंट्स अमूमन मुझसे पूछते हैं कि सर डाटा, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, कोटेशंस ये कहाँ दे जाएं? ये बेसिकली होता है आपके ऐसे का फ्लैश, और ये चीज आपने देनी होती है अपने बॉडी पैराग्राफ के सपोर्टिंग डिटेल्स वाले सेगमेंट के अंदर। सो ये बेसिकली आपके ऐसे का फ्लैश होता है जिसमें आप सपोर्टिंग डिटेल्स दे रहे हैं और अपने टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं और अपने टॉपिक सेंटेंस को मजीद आप प्रूव कर रहे हैं। ठीक हो गया? सो सपोर्टिंग डिटेल्स में आपका डाटा होगा, फैक्ट्स वगैरह ये सारी चीजें होंगी, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन पे आपका डाटा ज्यादा होगा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन पे आपके फैक्ट्स ज्यादा होंगे, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिन पे आपके एग्जाम्पल्स और आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा होंगे। तो ये सारी चीजें आपके वेरी करेंगी फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। ठीक हो गया? उसके बाद जो लास्ट चीज है दैट इज द कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस से मुराद ये है कि हर पैराग्राफ को आपने रोकना है, हर पैराग्राफ को आपने एक पैराए में रोकना है, हर पैराग्राफ को आपने एक फिनिशिंग अता करनी है। ठीक हो गया? सो देखिए, कंक्लूड करना पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए कि बस बाज औकात जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं, देयर आर सम गैप्स। सो उन गैप्स को फिल करना जरूरी है, और उन गैप्स को आप फिल कर सकते हैं जब आप उस पैराग्राफ को प्रॉपरली कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूजन में आपने एक सेंटेंस डाल देना है, उसमें आपने क्या करना है, जो आपका टॉपिक सेंटेंस है उसको रीइटरेट कर देना है। ठीक है? आपका जो टॉपिक सेंटेंस था वो था कि सोशल मीडिया हैज इंक्रीज्ड ग्लोबलाइजेशन। इसी टॉपिक सेंटेंस को दोबारा आपने रीराइट कर लेना है, रीफ्रेज कर लेना है प्रूविंग वे के अंदर कि हेंस ग्लोबलाइजेशन ओज मच टू सोशल मीडिया। सो टॉपिक सेंटेंस भी वही है, कंक्लूडिंग सेंटेंस भी वही है। टॉपिक सेंटेंस में भी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर भी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, बट फर्क क्या है? टॉपिक सेंटेंस एक क्लेम की सूरत में लिखा जा रहा है और कंक्लूडिंग सेंटेंस एक प्रूव की सूरत में लिखा जा रहा है कि हेंस सोशल मीडिया या ग्लोबलाइजेशन ओज मच टू सोशल मीडिया। तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं बॉडी पैराग्राफ के। लास्ट में आता हूँ कंक्लूडिंग पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, कंक्लूडिंग पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका जो ऐसे होता है ना, ये 2 से 2.5 मिनट में चेक होता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लाजमी चेक होता है, बॉडी पैराग्राफ्स रेंडमली चेक होते हैं, रेंडमली आपके 5 से 6 बॉडी पैराग्राफ्स चेक होते हैं। ठीक है? और कंक्लूडिंग पैराग्राफ लाजमी चेक होता है। सो इंट्रोडक्टरी और कंक्लूडिंग पैराग्राफ दो ऐसी चीजें हैं जो कि हर हाल में चेक होती हैं, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़ा जाएगा। सो दैट इज वाई, क्योंकि ये एग्जाम में पढ़ना होता है और ये आपके ऐसे की सेंस ऑफ कंक्लूजन दे रहा होता है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। और एक बात आप याद रखें कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपने छोड़ना नहीं, आपने हर हाल में कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखना है। कंक्लूजन उसको लिखा हुआ हर हाल में नजर आना चाहिए। आप बीच में से 1-2 पैराग्राफ स्किप कर दें, आप आखिर में आगे 2-3 पैराग्राफ्स को इकट्ठे मर्ज कर लें, आप 1-2 पैराग्राफ स्किप कर लें, वो जायज है। लेकिन कंक्लूडिंग पैराग्राफ छोड़ के नहीं आना एग्जाम में, ये बात याद रखिएगा। अगर आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ छोड़ के आ रहे हैं तो आप फिर एग्जामिनर के रहम करम पे, हो सकता है वो आप कैसे पास कर दे, हो सकता है फेल कर दे। अब आप उसके रहम करम पे, तो आपने उसके रहम करम पे नहीं जाना, आपने अपनी मैक्सिमम श्योरिटी बनानी है कि आप कैसे पास हो। सो कंक्लूडिंग पैराग्राफ किसी भी सूरत में नहीं छोड़ के आना। आपके 2-3 पैराग्राफ्स, बॉडी पैराग्राफ छूट जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, हो जाए, लव्स कंक्लूजन उसको नजर आना चाहिए, ताकि पूरी सेंस हो कि भाई बंदे ने ऐसे पूरा कंप्लीट किया है, बीच में नहीं छोड़ के चला। ठीक है? अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ को कैसे लेके चलना है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ को स्टार्ट करने का एक तरीका है। सबसे पहली चीज होती है स्टार्ट। ठीक है?
देयर इज अ प्रॉपर वे टू स्टार्ट द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कैसे स्टार्ट करते हैं? सिर्फ आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर सिर्फ कंक्लूडिंग वर्ड्स डालने हैं बस, और कोई काम नहीं करता। टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, लास्टली, फाइनली, इन अ नटशेल, ये वर्ड्स हैं जिनसे आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। आपके आखिरी पैराग्राफ इन वर्ड्स से स्टार्ट होना चाहिए। और मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ आपका ये पहला कंक्लूडिंग पैराग्राफ का पहला सेंटेंस ही होना चाहिए, टू कंक्लूड इट कैन बी स्टेटेड दैट। लफ्ज कंक्लूजन, कंक्लूजन का जो वर्ड है ये एग्जामिनर को नजर आना चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन का वर्ड एग्जामिनर को लिखा हुआ नजर आए। टू कंक्लूड इट कैन बी सेड दैट, ये स्टेटमेंट से आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ स्टार्ट करना है, लिख के रख लें इसको ताकि पता चले कि आप पैराग्राफ कंक्लूड हो रहा है। कंक्लूजन का लफ्ज लाजमी लिखना है आपने, ठीक हो गया। स्टार्ट के बाद आपने लिखनी है समरी स्टेटमेंट। अब समरी स्टेटमेंट क्या होती है? समरी स्टेटमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। इसका सिंपल तरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ, वंस फॉर ऑल अंडरस्टैंड कर लें। आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी स्टार्ट में, उस थीसिस स्टेटमेंट को रीराइट करें, रीफ्रेज करें, और उस एक बड़ी स्टेटमेंट को, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट को तोड़ें, कन्वर्ट करें 3 to 4 सेंटेंसेस के अंदर। 3 to 4 सेंटेंसेस के अंदर उस स्टेटमेंट को, थीसिस स्टेटमेंट को रीराइट करें, रीफ्रेज करें। वो कॉम्प्लेक्स है उसको लेस कॉम्प्लेक्स बनाएं, वो कॉम्प्रिहेंसिव है उसको लेस कॉम्प्रिहेंसिव करें, और उसको रीराइट करके 3 to 4 सेंटेंसेस के अंदर जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो आपकी समरी स्टेटमेंट बन जाएगी, ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट को रीराइट करें, रिकंस्ट्रक्ट करें, रीफ्रेज करें अपने वर्ड्स के अंदर, वो आपकी समरी स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद होता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट क्या होता है? बॉडी पार्ट में सिंपली आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपके जो मेन पॉइंट्स आपके ऐसे के, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ वही अंडरस्टैंड करें। आपके ऐसे के जो मेन पॉइंट्स हैं, 4 to 5 मेन पॉइंट्स, 4 to 5 मेन पॉइंट्स, जस्ट उन 4 to 5 मेन पॉइंट्स को आपने रिकैप करना है, बस इतना सा काम है बॉडी पार्ट का, ठीक है। आपने ये बताना है कि मैंने अपने ऐसे में, देखिए टोटल आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो तो 25-30 पॉइंट्स आपने आउटलाइन के अंदर लिखे हैं। अब सारे के सारे पॉइंट्स तो आप रिकैप नहीं कर सकते ना, ठीक है। सो 4 से 5 जो मेन पॉइंट्स हो उनको आपने रिकैप करना है, रीराइट करना है कि मैंने अपने ऐसे में ये बात की कि अगर मैं ये बात करता हूँ कि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है, कैसे है, शिप इंडस्ट्री बनी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनी, एविएशन इंडस्ट्री बनी, सोशल मीडिया आया, व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया, ट्विटर आया, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, सार्क बन गई, आसियान बन गई, नेटो बन गई, ओआईसी बन गई, यूएन बन गई। अब ये तमाम वो सारे पॉइंट्स हैं जिनमें से हमने 5 से 6 पॉइंट सिर्फ रिकैप करने, कोई नया पॉइंट नहीं लिखना। एक चीज स्टूडेंट्स अपने पास इसको हमेशा के लिए लिख के रख लें कि अपने इन कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर कोई नया पॉइंट ऐड नहीं करना। वो पॉइंट जो आपने ऊपर बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर नहीं लिखा, वो पॉइंट जो आपने ऊपर अपनी आउटलाइन के अंदर नहीं लिखा, उस पॉइंट को अपने कंक्लूजन में नहीं लिखना। एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपको अचानक से एक नया पॉइंट स्ट्राइक करता है जो कि आपने अपने पूरे पिछले ऐसे में कहीं नहीं लिखा, और आपके अंदर एक टेम्पटेशन क्रिएट हो जाती है कि यार मैं इसको, मैंने पीछे तो कहीं नहीं लिखा, क्यों ना मैं इसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर लिख लूं। ये हरकत नहीं करनी। कंक्लूजन सिर्फ 2 चीजों का नाम है, सिर्फ 2 चीजों का नाम है, समरी और रिकैप। समरी और रिकैप, बस कोई नई बात नहीं करनी। इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि एक स्पीच देते हैं ना,
स्पीच के आखिर में आप ये बात करते हैं कि मेरा मुद्दा ये था, ये मेरा क्रक्स था, और ये मेरे 4-5 मेन पॉइंट्स थे जिसके जरिए मैंने अपने टॉपिक को प्रूव करने की कोशिश की, और यही कंक्लूजन होता है। इसमें आप सिर्फ अपने तमाम पॉइंट्स को समराइज करके रीकैप कर रहे हैं कि मैंने अपना ये टॉपिक उठाया, उस टॉपिक के अंदर ये सारे पॉइंट्स थे, और इस तरह से मैंने टॉपिक को कंसाइज करके ये देखिए मैं अपना पॉइंट प्रूव कर, ये कंक्लूजन, कंक्लूडिंग पैराग्राफ ही होता है, इसके अलावा और कोई कंक्लूडिंग पैराग्राफ नहीं। ठीक है, सो बॉडी पैराग्राफ से ये चीजें मुराद हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू basically recap all those points, recapping of the points is called the concluding paragraph. ठीक हो गया? उसके बाद आता है कंपोनेंट लास्ट सेंटेंस का, आपका आखिरी सेंटेंस। ठीक है, आपके एसे का जो आखिरी सेंटेंस है दैट इज योर लास्ट सेंटेंस ऑफ द एसे। इसमें आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि आपका जो टॉपिक है, आपके एसे का जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक को सेंटेंस की फॉर्म में लिख देना है, वो आपका लास्ट सेंटेंस बना है। बस इतना सा काम करना है। अगर आपका टॉपिक ये है कि वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर, इस टॉपिक को जब आप सेंटेंस की फॉर्म में रीराइट कर देंगे तो ये आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस बन जाएगा। और आखिरी सेंटेंस आपने हमेशा इस तरह से लिखना है, hence comma it is proved, hence it is proved, ये वर्ड्स आपके आखिरी सेंटेंस के होने चाहिए कि आपने अपने टॉपिक को प्रूव कर लिया, आपने अपने टॉपिक को अब कर लिया, प्रूव कर लिया अपने टॉपिक को। hence it is proved that, लिख के अपना आगे टॉपिक लिखना। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज in which we are learning to live together in various means. Hence, world is a global village in which we are learning to live together in various means. ठीक है, तो ये हो गया आपका concluding paragraph। ठीक है स्टूडेंट्स, बिफोर एंडिंग दिस सेशन मैं आपसे सिर्फ कुछ रीजंस डिस्कस करना चाहता हूँ ब्रीफली, जो कि स्टूडेंट्स के फेलियर का कॉज बनती हैं। वो क्या रीजंस हैं, वो क्या कॉजेज हैं जो कि स्टूडेंट्स को फेल कराती हैं। आखिर स्टूडेंट्स का जो फेलिंग रेशियो है, ठीक है, वो ऐसे के अंदर स्टूडेंट्स की फेलिंग रेशियो इतनी ज्यादा क्यों है, उसके क्या रीजंस हैं, वो रीजंस थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये सेशन कंक्लूड हो जाएगा। सबसे पहली बात जो है दैट इज इररेलेवेंस। इररेलेवेंस से मुराद ये है कि सवाल गंदुम जवाब चना, कि आपसे पूछा कुछ गया है, आप आउटलाइन इररेलेवेंट बना के आए, जहां पे आप इररेलेवेंट हो गए, चाहे आप आउटलाइन में इररेलेवेंट हो गए, चाहे बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर इररेलेवेंट हो गए, चाहे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, any component of essay when you get irrelevant, rest assured you are failed, rest assured 100% irrelevant नहीं है। irrelevant की बहुत सारी causes हैं, बहुत सारी causes हैं irrelevance। ब्रीफली अगर मैं डिस्कस करूं, पहली जो कॉज है irrelevance की, ये आपको टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं हुआ, टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया। जब आपने टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप इररेलेवेंट हो गए। दूसरी बात, आपको आपका स्टांस क्लियर नहीं था। जब आपका स्टांस आप क्लियरली लिख नहीं पाए, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ स्टांस थे, तो आप इररेलेवेंट हो गए। ठीक है, और बहुत सारी रीजंस होती है इररेलेवेंस की। बाज़ औक़ात ओवर थिंकिंग भी आपको इररेलेवेंट कर देती है। कई लोग होते हैं अलामा बनने की कोशिश करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उनके जहन में ये चीज चली जाती है कि यार मैं कोई हाई फाई किस्म का ऐसे लिख के आऊंगा, ये हरकत नहीं करनी, ये आपको स्ट्रेट अवे फेल कराती है। जब आप बहुत ज्यादा डीप थिंकर बनने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे में आप फेल हो जाते हैं, आप इररेलेवेंट हो जाते हैं। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बहुत डेप्थ में नहीं जाना, ज्यादा फिलोसफर नहीं बनना, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट बातें करनी है। ज्यादा फलसफे नहीं झाड़ने, इस बात को लिख के रखना है, फलसफी नहीं बनना। बहुत से लोग इस तरह हरकत करते हैं और ये बड़ी अनोइंग हरकत होती है। दूसरी चीज है लैक ऑफ क्लैरिटी। कई स्टूडेंट्स, यकीन करें, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, आउटलाइन बना ली, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख लिया, बॉडी पैराग्राफ लिख लिया,
आगे 2-3 और पैराग्राफ लिखे। आपको समझ ही नहीं आता कि यार स्टूडेंट बात क्या करना चाह रहा है। कहीं से भी आपको स्टूडेंट करने नहीं देता कि यार मैं बात ये करना चाह रहा हूँ। इतनी एब्रप्ट बातें हो रही, इतनी इतनी लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, इतनी चीजें वाइब्रेंटली आ रही होती है, इतनी चीजें ओवरलैपिंग कर रही होती है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसका स्टांस क्या है, उसका मुद्दा क्या है, वो चीज कहीं क्लियर ही नहीं होती, बिल्कुल क्लियर नहीं होती। तो ये स्टूडेंट्स का स्टूडेंट फेल हो जाता है। आप अगर अपने आउटलाइन के अंदर क्लियर नहीं है ना, यकीन करें, मैं 2 साल से ऐसे पढ़ा रहा हूँ और मैंने इस साल में बहुत सारे पेपर चेक किए, बहुत ज्यादा चेकिंग की है, ठीक है, क्योंकि चेकिंग के बगैर तो आप एस सेशन पढ़ा ही नहीं सकते। बहुत चेकिंग की है स्टूडेंट्स की और दिल से की है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, यकीन करें, आधा आधा ऐसे लिख लेते हैं, क्लियर ही नहीं होती कि बात क्या हो रही है, इतनी इम्बिगुइटी होती है, इस कदर फैब्रिकेशन होती है, इस कदर उनकी डिसलॉयल्टी होती है अपने टॉपिक के साथ, खुद के साथ भी। आपको अगर टॉपिक नहीं समझ आया तो क्यों उठा लिया ये टॉपिक? तो टॉपिक वो उठाए ना जो समझ आया। इतना वो गलत लिख कर और वो फिर सवाल करते हैं जी सर फेल क्यों कर दिया। ऑब्वियसली जब आप क्लियर ही नहीं है, फिर आप लिख क्या रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या लिख रहे हैं, फेल हो जाएंगे आप। थर्ड जो चीज है दैट इज लैक ऑफ कोहेरेंस, ठीक है। लैक ऑफ कोहेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, लैक ऑफ कोहेरेंस लीड्स टू द फेलियर। लैक ऑफ कोहेरेंस को इस तरह से अंडरस्टैंड करें। कोहेरेंस कहते हैं तरतीब को, कि आपके हर पैराग्राफ के अंदर तरतीब है। एक चीज याद रखें स्टूडेंट्स, एक पैराग्राफ के अंदर एक बात होती है। कई बार ये बात बता चुका हूँ, फिर भी स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। एक पैराग्राफ के अंदर एक बात होती है। अगर आप एक पैराग्राफ के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो आप पॉलिटिकल सिस्टम पे बात नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम पे बात करें, आप इकोनॉमिक सिस्टम पे बात नहीं करेंगे। अगर आप मस्जिद पे बात करें, आप मंदिर पे बात नहीं करेंगे। अगर आप रोड पे बात कर रहे हैं, आप बिल्डिंग पे बात नहीं करेंगे। एक पैराग्राफ के अंदर एक बात होती है। अगर आपने एक पैराग्राफ सोशल मीडिया पे बनाया है तो सोशल मीडिया पे ही सारी बात होगी। एक्सप्लेनेशन भी सोशल मीडिया की होगी, स्पोर्टिंग डिटेल्स भी सोशल मीडिया की होगी, कंक्लूजन भी सोशल मीडिया का होगा, पूरा का पूरा पैराग्राफ सोशल मीडिया पे होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, टॉपिक सेंटेंस तो सोशल मीडिया का बनाया, उसके अंदर शिप इंडस्ट्री भी बता देंगे, उसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम भी बता देंगे, उसके अंदर एजुकेट, यार दुनिया जहान की चीजें तरतीब नहीं होगी, जो दिल में आएगा लिख देंगे। यार ये दोस्त देखिए ना, आपने टॉपिक सेंटेंस क्या बनाया, उसके मुताबिक रहे ना। ये स्टूडेंट्स नहीं करते। पॉलिटिकल सिस्टम भी डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम भी कर देंगे, उधर से पकड़ के वाटर क्राइसिस को भी टच दे देंगे, उधर से पकड़ के डेमोक्रेसी का भी टच दे देंगे। एक पैराग्राफ के अंदर इतनी सारी, जब आप एम्बिगुइटी क्रिएट कर देते हैं तो आपका पैराग्राफ फेल हो जाता है, आपका ऐसे फेल हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो और रीजन स्टूडेंट्स को फेल कराती है दैट इज टू मच मिस्टेक्स। स्टूडेंट्स एक बात अंडरस्टैंड करें, अगर आपकी कहीं कहीं मिस्टेक निकल रही है, किसी किसी पैराग्राफ के अंदर अगर आपकी मिस्टेक निकल रही है, दैट इज ओके, कोई मसला नहीं। ह्यूमन एरर होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट आपको हमेशा मिल जाता है। इंसान है, बच्चा है, प्रेशर में बैठा है जी, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है, कहीं कहीं मिस्टेक हो गई, ज़ारन की, वॉज वर्क की, पंक्चुएशन की, दैट इज ओके। लेकिन हर पैराग्राफ के अंदर मिस्टेक करना, आउटलाइन के अंदर मिस्टेक करना, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर मिस्टेक करना, हर एक पैराग्राफ के अंदर आपकी मिस्टेक्स निकल रही हैं, ग्रामर की, पंक्चुएशन की, लॉजिक की। आप एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपने प्रैक्टिस सही नहीं की, ऐसे की। आप बस 2-4 ऐसे पकड़ के प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन हॉल में आके बैठ गए, आपकी ग्रिप स्ट्रांग नहीं है। टू मच मिस्टेक्स क्लियरली ये मैसेज देते हैं कि योर ग्रिप ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट स्ट्रांग, so that straight away can cause a failure, that straight away can lead you to the failure, because this is the ultimate exam of English, and ultimately English will be checked, ultimately the strength of English will be checked, the writing of English will be checked, expression, flow, command, relevance, everything of English will be checked. And if you're not writing correct English, rest assured you're going to fail, because this is the paper of English.
आपके आर्ग्यूमेंट्स ठीक है, आप हर चीज ठीक है, रेलिवेंट भी आपके, इंग्लिश ही आपकी पुअर है, कैसे पास करेंगे? बिल्कुल फेल हो जाएंगे, स्ट्रेट अवे फेल हो जाएंगे। आप हर चीज ठीक करके आ जाए, आपने टॉपिक ठीक पकड़ा, आपने आउटलाइन ठीक पकड़ा, आप क्लियर हैं, रेलिवेंट हैं, लॉजिकल हैं, लिख गलत रहे हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स कर रहे हैं, हर जगह पे मिस्टेक्स है, आपका 100% पेपर फेल हो जाए, क्योंकि पेपर इंग्लिश का है और आपको इंग्लिश ही नहीं आती। उसके बाद जो और चीज स्टूडेंट्स को बाज़ औक़ात फेलियर की तरफ लेके जाती है, ठीक है, दैट इज इलॉजिकल आर्गुमेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ना पेपर के दौरान इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, स्टेट ऑफ प्रेशर में आ जाते हैं या स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। दोनों स्टेट से आपने बचना है। ना एक्साइटेड होना, अगर पेपर आ रहा है अच्छा हो रहा है, एक्साइटेड नहीं होना, मिस्टेक कर देंगे। पेपर नहीं आ रहा, प्रेशर में नहीं आना, अल्लाह मालिक की कुछ ना कुछ हो जाएगा, प्रेशर में नहीं। ना एक्साइटेड होना है, ना प्रेशर में आना है, बैलेंस्ड, होश में रहना है, होश में। ये वर्कआउट करता रहना चाहिए, होश में रहना है, लॉजिकल रहना है, थर्ड पार्टी एनालिसिस देना है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पाकिस्तानी जाग जाएगा, जिनका जो बहुत फिलोसॉफिकल हो जाएंगे, और वो पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की लव में, और एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के चक्करों में बहुत इलॉजिकल बातें कर जाएंगे। ये नहीं करना, ठीक है। देखिए, लिटरेसी रेट पाकिस्तान का 59% है। पाकिस्तान की स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन इज 2.5% ऑफ आवर जीडीपी। अगले 5 ईयर्स में, अगले 10 ईयर्स में कितनी इनहेंस होगी? बड़ी बात यह है कि अगर 2.5% अगर आज हम स्पेंड कर रहे हैं, सो इट विल जंप अप टू 2.7%, इट विल जंप अप टू 2.6%। जंप लगा के 20% तो नहीं हो जाएगी ना, 10% तो नहीं हो जाएगी। अगर आप आज आपका लिटरेसी रेट इज 5.59%, बड़ी हद ये 60% हो जाएगा। So these are the logical arguments. Please portray the true picture of Pakistan. Please portray the actual picture of Pakistan and try to come up with the arguments, with the solutions that are of practical nature, that are of practical origin. वो चीजें जो कि exactly society में हो रही हैं, वो लिखा करें, हवाई बातें ना किया करें। बड़े ये लोग करते हैं, तो बहुत तंग हूं इन चीजों से। फिर बहस करते हैं, सर पेपर क्यों फेल किया? यार आप मतलब आप चीज वो दे ही नहीं रहे जो लॉजिकल है। पाकिस्तान इतना कर लेंगे, पाकिस्तान को मैग्नीफाई कर देंगे, कैसे लगेगा पाकिस्तान यूरोप बन जाएगा कुछ सालों में। नो डाउट पॉजिटिव इमेज दें, अपने मुल्क की पॉजिटिव साइड दें, लेकिन इतनी पॉजिटिव साइड ना दें कि बिल्कुल अगला बंदा एक बार वो उसके आसान खता हो जाए कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। और लास्ट रीजन जो है, तो लॉजिकल रहना है। अगर मैं इसको बड़ी बात करूं, इसको मोटी बात करूं, तो यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल, लॉजिकल आपने रहना है। इसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट है, दैट कॉजेज द फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स इज लैक ऑफ सेल्फ क्रिएटिविटी, ठीक है। रटी रटाई चीजों से अवॉइड करें, कोशिश करेंगे आपकी अपनी आर्ग्यूमेंट्स, आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो आप लेके आए। एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है, इस चीज को क्लियरली ये चीज वहां पे मेंशन्ड है कि वी नीड द स्टूडेंट्स who are able to think and create their essay while sitting in the examination hall. रटी रटाई चीजें उठा के आप लिख रहे हैं ऐसे के अंदर, और आप कह रहे हैं कि ऐसे पास हो जाएगा, ये नहीं करना। नो डाउट आपने आर्ग्यूमेंट्स याद करनी है, आपने डाटा याद करना है। आपकी अपनी सेल्फ क्रिएटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी सेल्फ क्रिएटिविटी को आपने लूज नहीं करना। मैं ये नहीं कहता कि आप चीजें ना मेमोराइज करें, चीजें मेमोराइज करें। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन, आपकी अपनी सोसाइटी को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी, आपकी अपनी थिंकिंग नजर आनी चाहिए। ये नजर आनी चाहिए यार बच्चे ने खुद से भी कुछ काम किया, ही इज अ ब्रेन, ठीक है। अल्टीमेटली दे आर लुकिंग फॉर ब्रेन, अल्टीमेटली दे आर लुकिंग फॉर अ ब्रेन।
So it means if you're not able to think and create your arguments in essay, it means you're not a brain, you're not able to think. So अपनी ऑब्जर्वेशन रखा करें, अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज रखा करें, सोसाइटी को ऑब्जर्व करें, कॉमन मैन इन द स्ट्रीट से बात करें, लोगों के एक्चुअल मसाइल हैं, फंडामेंटल लेवल पे, ग्रॉस रूट लेवल पे लोगों के क्या क्या मसाइल हैं, किस किस तरह से एड्रेस किए जाते हैं, एक्चुअल पाकिस्तान के क्या मसाइल। एक तो हो गई किताबी बातें, एक होती हैं ग्राउंड रियलिटीज, उन पे बात किया करें, ऑब्जर्व किया करें, न्यूज़पेपर रीड करें, कोई भी चीज आप बात कर रहे हैं उसको अपने एनालिसिस में से बुलाएं, ठीक है, एनालिसिस दिया करें, अपने एक हैबिट बना लें सीएसएस पे, अपने एनालिसिस दिया करें, चाहे गलत दें चाहे सही दें, एनालिसिस दें, यहीं से आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप होगी और ये एनालिटिकल पावर आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। सोचें, ऑब्जर्व किया करें, एक कॉमन बंदा है, उसके क्या इश्यूज हैं, वही इश्यूज ऐसे में लिखे यार ये एक्चुअल मसला है पाकिस्तान का। किताबी बातें तो ठीक है, लेकिन अपनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन, अपनी भी अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया? सो टाइम काफी हो गया है, लेंथी क्लास हो गई है। विद दिस इसमें आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, ठीक है, और आई होप कि दिस सेशन वाज वेरी प्रोडक्टिव। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस ओरिएंटेशन क्लास में आपको कम से कम इस चीज का आइडिया हो जाए कि ऐसे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और हर कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्या है, इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाकी जो अंडरस्टैंडिंग है, बाकी जो चीजें हैं, हम अपनी क्लासेस के अंदर, रेगुलर क्लासेस के अंदर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया? राइट फ्रॉम टॉपिक सिलेक्शन टू कंक्लूडिंग पैराग्राफ हमारे अलग अलग सेशंस होंगे, डिटेल्ड डिस्कशंस होंगी, प्रैक्टिस सेशंस होंगे, चेकिंग सेशंस होंगे, क्लास के अंदर चेकिंग होगी, और इस तरह से हम अपने ऐसे को प्लान करेंगे जिसमें एक एक कंपोनेंट को हम अपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस से मैं लेके चलता होता हूँ। ठीक है, ठीक होगा? और फ्री सेमिनार हमारा जो है वो 6 जून को है 5:30 बजे। मंडे से रेगुलर क्लासें हैं 7 जून से। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लिश फाउंडेशन से ऑनवर्ड्स होगा। पहले इंग्लिश फाउंडेशन की क्लास होगी जिसमें पूरा 1 से 1.5 महीना आपकी इंग्लिश की ग्रामर, verbs, adverbs, adjectives, nouns, pronouns, sentences, all of these things will be covered, which are going to create your base, because without base आप आगे move नहीं कर सकते। So हमारी जो प्लानिंग है, जो मेरी प्लानिंग है, मेरी जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन ये है कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जो उनका बेसिक्स हैं वो पहले कवर कराई जाए। जब उनकी बेसिक्स सब्सटेंशियल हो जाएं उसके बाद we will have to move towards the essay। ठीक हो गया? सो जो आपकी फाउंडेशन क्लास होगी उसमें बेसिक्स पे कवर होगी, देन और उसके साथ आपको 150 जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक की कॉन्सेप्ट्स लाइक कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, वर्ल्ड वॉर्स हो गई, ट्रीटीज हो गए, अलायंसेस हो गए, यूएन हो गया, यूरोपियन यूनियन होगा, ऑर्गेनाइजेशंस होगी, जो कि which is very mandatory for you to understand if you're going to enter the CSS world, which is very important। So ये हमने कपल अप कर दिया है हमारा जो फाउंडेशन का कोर्स है उसके साथ 150 कॉन्सेप्ट्स प्लस डॉन। डॉन को कैसे रीड करना है, डेली आपके एडिटोरियल्स होंगे जिनको आप रीड करेंगे और आपको ये बताया जाएगा हाउ यू हैव टू रीड दिस एंड आफ्टर रीडिंग हाउ यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट दिस, बिकॉज रिकंस्ट्रक्शन एंड रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So all of these things will be covered in first month, which are going to increase your foundation, and when you have created a substantial foundation, we will move towards the essay, और ऐसे इसी स्ट्रक्चर पे चलेगा जिसमें मैंने आपको बताया। एक माइंड बना ले अपना कि आपकी क्लासेस के अंदर बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? काफी लंबी सेशन हो गया। विद दिस बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह कामयाब करे। स्टॉप कर दूं? I'm calling, maybe I'm selfish. Out